नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए गणित अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज प्रश्नों को किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज समीकरण का टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं और समीकरण का पार्ट फर्स्ट आज देखेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप के प्रश्न जो है वो समीकरण से बन सकते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम में 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं समीकरण से। चारों के चारों टाइप आज अपन देखेंगे और इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को कल अपन करेंगे। ठीक है, तो चारों टाइप किस टाइप से प्रश्न बनता है और इस बार कौन सा प्रश्न आ सकता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और इन 4 टाइप से बाहर निश्चित तौर पे समीकरण का प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, स्वागत है सबका। और सबसे बेसिक सी जो चीज़ है वो सबसे पहले देखें अपन, समीकरण क्या है। तो प्यारे साथियों देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेफिनेशन रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मैं लिखूं कि x+2, ये x+2 यहाँ पे आपका क्या है, तो इसको अपन बोलेंगे कि ये क्या है, आपका बीजीय व्यंजक है। x+2 क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है, एक बहुपद है। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक है या बहुपद है। अगर x+2 इक्वल्स टू 7 अगर मैं कर दूं, 7, ठीक है, x+2 इक्वल्स टू 7 मैंने कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक समीकरण हो गया। यानी बीजीय व्यंजक के बराबर में अगर मैंने कुछ रख दिया तो ये पूरा जो बना अपना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। बात इतनी सी है। ठीक है, यानी बीजीय व्यंजक के बराबर में कुछ अगर रखते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। अब बेसिक सी अगर बात की जाए तो समीकरण अपन दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तो रैखिक समीकरण और एक द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, एक चर वाली रैखिक समीकरण, और दूसरा है दो चर वाली रैखिक समीकरण। सिंपल सी बात यह है कि एक चर वाली रैखिक समीकरण में आपका क्या रहेगा, एक रहेगा, क्या रहेगा, चर। चर कितने रहेंगे, एक चर रहेगा। और दो चर वाली रैखिक समीकरण में होंगे दो चर। अब देखिए चर क्या होते हैं, मैंने आपको बता रखा है हालांकि पहले। जैसे चर है वो आपका क्या होगा, जैसे क ख ग घ है, ABCD है, ये क्या होते हैं, चर होते हैं। और रैखिक समीकरण की डेफिनेशन भी क्या होती है आपकी, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात क्या हो, एक हो। ठीक है, रैखिक समीकरण के सामने मैं लिख सकता हूँ कि चर राशि, हाँ जी, एक मिनट, चर राशि की घात, चर राशि की घात एक हो। ठीक है, अगर चर राशि की घात एक है तो वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक चर वाली रैखिक समीकरण का मतलब हो गया ऐसी समीकरण जिसमें एक चर हो। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरल समीकरण भी बोलते हैं। कौन सा समीकरण बोलते हैं, इसको अपन सरल समीकरण भी साथियों इसको अपन बोलते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल अगर देखें अपन सरल समीकरण का, तो वो एग्जाम्पल सिंपली माना जा सकता है। जैसे x+8 = 0, तो ये आपका एक सरल समीकरण है। इसके अलावा मैं देखूं x+2 बराबर आपका मैं 5 मान सकता हूँ, ये भी एक क्या है, सरल समीकरण है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, सरल समीकरण। अब देखिए दो चर वाली रैखिक समीकरण का क्या मतलब हो गया, दो चर वाली रैखिक समीकरण का मतलब आपका हो जाएगा, अगर दो चर वाली रैखिक समीकरण का बेसिक रूप यानी मूल रूप अगर देखें अपन, तो दो चर वाली समीकरण का मानक रूप अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा, देखिए मानक रूप रहेगा इसका, मानक रूप इसका रहेगा इस प्रकार से। जैसे ये है ax + by + c = 0। ये क्या है, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, यहाँ पे दो चर कौन कौन से हैं, x और y, यहाँ पे आपके क्या हैं, दो चर दिए गए हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए एक आधा एग्जाम्पल देखें अपन। तो एग्जाम्पल मैं लिखूं अगर 4x + 3y = 20। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये एक दो चर का रेखिक समीकरण है। किस प्रकार से इसको अपन देखिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। भाई 20 है, इसको इधर लेके आया जा सकता है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप आराम से देख पाओगे कि देखिए मानक रूप से अगर तुलना करेंगे तो a का मान तो यहाँ पे कितना है 4 है, और b का मान कितना है आपका प्लस का 3 है, और c का मान कितना है माइनस का 20 है। तो ये माइनस का जो 20 है, क्योंकि यहाँ तो आपका प्लस दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, इसलिए तुलना करेंगे तो c का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा मानक रूप से जब तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, दो चर वाला रेखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका मानक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसका बेसिक सा रूप हो जाएगा। सिंपल तरीके से इसको हल किया जा सकता है, कहीं कोई इसमें इश्यू नहीं होगा। कैसे हल करेंगे ये भी अपन देख लेंगे सिंपली। चलिए इसको हल करना भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ, ये आपका हो गया। अब देखिए सरल समीकरण को तो अपन जानते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे x प्लस 8 बराबर आपका मान लीजिए 0 दे रखा है, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। और एक आपका x प्लस 2 बराबर आपका दे रखा है 5, तो x बराबर आपका 5 माइनस 2 यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 3। तो बड़े ही आसानी से इस प्रकार से इन समीकरणों को, सरल समीकरणों को हल किया जा सकता है। अब अगर बात की जाए आपके जो दूसरे प्रकार के समीकरण हैं, जिसको अपन द्विघात नहीं, दो चर वाली रेखिक समीकरण बोलते हैं, उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो दो चर जिसमें रहेंगे उसको दो चर वाली रेखिक समीकरण कहेंगे। जैसे एक मान लीजिए समीकरण आपके पास है 4x प्लस ये नहीं, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये तो ले लिया अपन ने। हाँ, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, और दूसरा एक आपके पास समीकरण है x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये मान लीजिए किसी प्रकार के आपके दो इक्वेशन जो वो दिए हुए हैं, इनको आपको हल करना है। तो करना क्या होगा, दोनों इक्वेशंस में आपको एक वैल्यू, देखिए दो चर हैं, एक तो x है एक y है, इसमें भी एक x और इसमें भी एक y। तो अपन क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अपन क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में अपन या तो चर x को हटाएंगे या y को हटाएंगे। हटाने का तरीका क्या है, दो तीन तरीके हैं। अपन विलोपन विधि का उपयोग कर सकते हैं। विलोपन विधि सबसे बेस्ट रहती है। क्या होती है विलोपन विधि, देखिए इसमें अपन एक चर को हटाते हैं, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3x है, तो दूसरे वाले समीकरण में भी अपने को 3x बनाना है, और 3x बनाने के लिए पूरे दूसरे समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन तो मेरे पास यही रहेगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ये तो एज इट इज़ मैं लिख दूंगा। अब इस वाले समीकरण को दूसरे वाले समीकरण को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये बनेगा 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 16 × 48। ठीक है, ये माइनस 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 कटा, ये यहाँ पे 5y बना, और यहाँ पे ये आपका कितना आ जाएगा, 48 में से 13 गए तो माइनस के हैं, ये भी माइनस के आपके आ जाएंगे 35, और ये भी माइनस का 5y होगा, तो माइनस से माइनस कटा, y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7। ठीक है, y का मान आ गया 7, और यहाँ से हल जब अपन करेंगे, इस इक्वेशन से हल कर लेंगे, इसमें y की जगह अपन 7 रख देंगे, तो बनेगा x प्लस 2 × 7 इक्वल्स टू 16, और x इक्वल्स टू आ जाएगा 16 माइनस 14, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2। तो ये इस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। ये जो विधि कहलाती है विलोपन विधि कहलाती है। इस तरीके से भी हल किया जा सकता है। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, जैसे पहला जो इक्वेशन दिया है आपको वो है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, तो यहाँ से y का मान आप फाइंड आउट कर लीजिए, 13 माइनस 3x, ये y का मान होगा। ये y का मान आप यहाँ पे दूसरे समीकरण में रख सकते हैं, उससे भी आंसर जो वो निकाला जा सकता है। ये विधि कहलाएगी स्थानापन्न। और गुणा विधि भी, वज्र गुणा विधि भी होती है। ठीक है, उससे भी अपन जो वो
चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही जो है वो विलोपन विधि रहेगी, इसलिए इसी का उपयोग अपन ज़्यादातर प्रश्नों को हल करने में करेंगे। ठीक है। और 2017 की जो रीट हुई थी, जो रीट मैंने दी थी, उसमें साथियों 2017 की रीट में यही टाइप जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया था। 2017 बोलें या 2018 की रीट बोलें, तो उसमें यही प्रश्न जो है मतलब इस टाइप का दो चर वाली रैखिक समीकरण का प्रश्न पूछा गया था और विलोपन विधि के ऊपर आधारित प्रश्न ही पूछा गया था। ठीक है। तो एक तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो सरल समीकरण से आ सकता है, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण से आ सकता है। ठीक है, दो प्रकार के प्रश्न हो गए। तीसरे प्रश्न होते हैं आपके द्विघात समीकरण से बनने वाले प्रश्न, या समीकरण का भी दूसरा रूप अपन पढ़ें तो वो आपका होता है द्विघात समीकरण। बहुत इजी सा है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें अगर अपन मानक रूप देखें द्विघात समीकरण का, तो वो क्या होता है, मानक रूप अगर अपन लिखें तो मानक रूप इसका प्यारे साथियों रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि चर और बराबर में 0। यानी कि चर तो इसमें रहेगा एक, लेकिन उसकी घात जो अधिकतम घात है वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी, तभी इसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। यानी कि चर इसमें कितने रहेंगे, चर इसमें एक रहेगा और वो कौन है, x है। ठीक है। और चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होगी, तभी इसको द्विघात बोलते हैं। अधिकतम घात जो रहेगी वो रहेगी आपकी 2। ठीक है, चर की अधिकतम घात 2 रहेगी, इसीलिए इसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब प्यारे साथियों देखिए, द्विघात समीकरण का जो प्रश्न है वो सीधा भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे किस प्रकार से, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लें तो ये पूछा जा सकता है x² माइनस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 में x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से एक सीधा सा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है द्विघात समीकरण से। और इसके अलावा एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि एक डेफिनेशन, एक परिभाषा टाइप दे करके भी जो है वो पूछा जा सकता है प्रश्न को। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे, चाहे परिभाषा टाइप देने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि रोहन की उम्र जो है वो वर्तमान उम्र जो है वो x अपन मानेंगे, और 5 वर्ष बाद की उम्र 7 वर्ष पहले की उम्र की दोगुनी है ना। इस प्रकार से गुणनफल की दुगुनी है तो गुणा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से भी द्विघात समीकरण बन सकता है। हालांकि वो केस अलग है, अपन आराम से उसको करेंगे, उन प्रश्नों को आगे देखेंगे, उस टाइप के प्रश्नों को भी। लेकिन यहाँ पे अगर सीधा प्रश्न पूछे द्विघात समीकरण का तो वो किस प्रकार से करेंगे, देखिए ये आपके सामने प्रश्न है। अब अपन जानते हैं अपने को इसमें कुछ नहीं करना होता, सीधा गुणनखंड अपन कर लेते हैं, और यहाँ पे गुणनखंड मेथड काम में आएगा, सीधी सी बात है। गुणनखंड मेथड अगर काम में नहीं लेना चाहते तो एक श्रीधर आचार्य विधि होती है, उसको अपन काम में ले सकते हैं। चलिए पहले गुणनखंड विधि देखते हैं, ये क्या है आपकी, जैसे x² माइनस 7x माइनस 18 बराबर में 0। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपका क्या है, माइनस है। माइनस है तो अपने को दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर जो है वो माइनस इसलिए घटाने पर होगा, घटाने पर माइनस का 7x आए, माइनस का क्या आए, 7x आए, और गुणा करने पर क्या आए, उनको 18 आए। तो ऐसी जो दो संख्याएं होंगी वो होंगी 9 और 2। तो अपन लिखेंगे x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस 18 बराबर 0। तो x यहाँ पे कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 बना, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 बनेगा, और इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, 1 मिनट, प्लस का 2 ही कॉमन लेंगे अपन। ठीक है, माइनस का नहीं लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लिया जाएगा, सही बात है। प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 आपके पास बन गया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए x माइनस 9 फिर से कॉमन आएगा और x प्लस 2 यहाँ पे बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो अब देखिएगा ये क्या बना आपका, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और एक x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 9 बना आपका,
और यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस का 2 बना। तो इस प्रकार से अपने को इस समीकरण के दो हल प्राप्त हुए, x बराबर 9 भी और x बराबर -2 भी इसका एक हल है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के दो हल अपने को मिल जाएंगे। तो ये तो आपकी गुणनखंड विधि है, ठीक है। कौन सी विधि है ये? गुणनखंड विधि है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की। एक विधि और भी है मित्रों, एक विधि और कौन सी है? वो है श्रीधर आचार्य विधि। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा और काफ़ी शानदार विधि है। इससे प्रश्न गलत कभी जो वो गलत नहीं होगा। और अगर आप जैसे जोड़े नहीं बना पाते हो, जैसे माइनस का 7x मैंने माइनस का 9x प्लस 2x लिखा, मैंने इसको माइनस का 10x प्लस 3x क्यों नहीं लिखा? ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं सोच पाते हो, जोड़े नहीं बना पाते हो, तब श्रीधर आचार्य विधि या फिर किसी प्रश्न में मान लीजिए कि जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, तो श्रीधर आचार्य विधि वहाँ पे आपको काम में आएगी। ठीक है, श्रीधर आचार्य विधि। अब इसको कैसे अपन यूज़ करेंगे? देखिए ये विधि क्या होती है, इसमें देखिए x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में कितना आ जाएगा, 2a आएगा। ठीक है, ये ABCD कहाँ से आया? ये जो ABC यहाँ पे काम में लिया गया है, ये द्विघात समीकरण के मानक रूप से काम में लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यहाँ से ABCD का मान निकालने के लिए, ABC का मान निकालने के लिए अपन जो है क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया है अपने को x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 बराबर 0, इसकी तुलना अपन किससे करेंगे? इस मानक रूप से कर लेंगे। जैसे ही मानक रूप से तुलना करेंगे तो a का जो मान निकल करके आएगा वो तो आपके पास आ जाएगा प्यारे साथियों 1। कितना आ जाएगा? 1। और b का जो मान निकल के आएगा वो प्यारे साथियों आएगा, देखिए प्लस का bx होता है, यहाँ पे माइनस का 7x है तो -7 आ जाएगा। और c का मान आ जाएगा -18, क्योंकि प्लस का c होता है और यहाँ पे -18 है, तो c का मान आ जाएगा -18। तो a, b और c का मान आपके पास आ गया। तब अपन x बराबर मान सकते हैं क्या होगा, तब x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b है तो माइनस का, तो ये जो फॉर्मूले में जो माइनस है ये माइनस का माइनस, और b की जगह माइनस का 7 मैंने रख दिया। प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा b स्क्वायर, यानी कि -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान कितना 1 और c का मान कितना प्यारे साथियों -18। कितना आ जाएगा? -18। कोई दिक्कत नहीं। और बटा में कितना आ जाएगा? बटा में 2a यानी 2 × 1 आ जाएगा। आगे इसको जैसे ही हल करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, 7 बना। 7 बनने के बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, प्लस माइनस है और अंडर रूट में क्या बनेगा, देखिए 7 7 49, 49 बनेगा प्लस का। ठीक है, और माइनस माइनस फिर से प्लस होगा और ये 18 चौके कितने होते हैं, 72 होते हैं, तो 72 लिख दूंगा और बटा में आ जाएगा 2 मेरे पास। ठीक है, इसको अपन आगे अगर हल करें तो क्या बनेगा देखिएगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू मेरे पास अभी तक क्या बन के आ रहा है, ये आ रहा है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 72 और बटा में 2 बन रहा है। आगे हल करेंगे, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 72 आपके कितने होते हैं, 121 होते हैं मित्रों। जोड़ के देख लीजिएगा, बटा में 2 लगा और x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 121 यानी कि इसका 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है, क्योंकि 11 का जो स्क्वायर है वो 121 होगा। तो 7 प्लस माइनस 11 बटा 2। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा 7 प्लस 11 बटा 2 और 7 माइनस 11 बटा 2, क्योंकि प्लस माइनस है इसका मतलब एक बार तो प्लस लेना एक बार माइनस। x इक्वल्स टू आ जाएगा 7 और 11 कितने होते हैं, 9 आपके 18 होते हैं, सॉरी। ठीक है, 18 बटा में 2 और यहाँ पे 7 में से अगर 11 घटाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस का आपके पास बनेगा 4। ठीक है, और बटा में कितना है 2, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 9 और माइनस का 2। यही उत्तर आया था आपका गुणनखंड विधि से और यही आपका आंसर रहेगा श्रीधर आचार्य विधि से।
तो ये आपकी श्रीधर आचार्य विधि है, जिसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपको जो वो किन दो टुकड़ों में बीच वाली संख्या को तोड़ना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ए बी सी के मान निकालने हैं मानक रूप से तुलना करके। और मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे तुलना करके निकाल लेंगे। अगर हल करेंगे तो सही उत्तर अपन प्राप्त कर लेंगे बड़े आसानी से। ठीक है साथियों, चलिए तो दो प्रकार के, एक प्रकार से समीकरण अपन ने पढ़ लिए, एक तो रैखिक समीकरण और दूसरा द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण से दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सरल समीकरण का प्रश्न, जो कि बनना मुश्किल है, आना मुश्किल है, लेकिन आ सकता है। आया तो सबसे सरल प्रकार का प्रश्न यही है। दूसरा टाइप का प्रश्न अपना बना दो चर वाली रैखिक समीकरण का प्रश्न, जिसमें दो इक्वेशन आपको दिए हुए होंगे या दो इक्वेशन लैंग्वेज से बन जाएंगे और उनको अपने को हल करना है। ठीक है, और विधि कौन सी रहेगी? विलोपन विधि ज़्यादा बेस्ट रहती है। और बाकी प्रश्न को देख करके अपन स्थानापन्न विधि, यानी एक चर का मान निकाल करके दूसरे इक्वेशन में वो रख देंगे तो वहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा टाइप ये रहा प्रश्नों का। तीसरा टाइप रहा आपका द्विघात समीकरण से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, वो लैंग्वेज से भी बन सकता है, वो सीधा सीधा दिया भी हो सकता है। हल करने का तरीका क्या है? गुणनखंड विधि से हल किया जा सकता है और श्रीधर आचार्य विधि से भी इसको हल किया जा सकता है। ठीक है साथियों, ये तरीके हैं। इन तरीकों से अगर आप करोगे प्रश्नों को तो निश्चित ही गलत नहीं होंगे। और समीकरण के प्रश्न तीन टाइप के मैंने बता दिए, या तो इनमें से आ जाएगा या एक चौथी टाइप जिसको अपन बोलते हैं भाषा वाले प्रश्न। भाषा वाले प्रश्न, उसका एक नमूना आपके सामने है कि भाषा वाले प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों देखिएगा कि भाषा का जो प्रश्न है उससे मेरा क्या मतलब है। देखिए अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और 8वीं क्लास 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि जैसे एक प्रश्न दिया होता है अपने को कि एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, संख्या उसके अंकों के योग के 7 गुने से 3 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ये भी समीकरण का प्रश्न है आपका, लेकिन इसमें जो है वो क्या होगा, इसको अपन भाषा वाला प्रश्न बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक सीधा सीधा अपने को इक्वेशन कोई दिया हुआ नहीं होता है। इसमें अपने को इक्वेशन बनाना पड़ता है सोच करके। तो अपन इस प्रश्न को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक संख्या जो वो किस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो संख्या कैसे लिखी जाएगी? संख्या जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है संख्या इक्वल्स टू आपका कि 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक और प्लस में इकाई का अंक। इस प्रकार से आपकी संख्या लिखी जाती है 2 अंकों की। जैसे 11 है, 11 जो लिखा गया कैसे लिखा गया? 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई क्या है 11 में, भाई 11 जो है उसमें दहाई क्या है? ये तो आपका एक इकाई और एक क्या दहाई, या मैं 12 बोलूँ, चलिए 12 ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 यहाँ पे इकाई है और एक क्या है दहाई। तो 10 गुणा 1, 10 गुणा 1 प्लस में कितना आया 2 और बन क्या गया आपका 12। इस प्रकार से जो 12 बना है, तो ये 2 अंकों की संख्या इस प्रकार से बनती है। 3 अंकों की बात की जाए तो 100 गुणा आपका सैकड़े का अंक प्लस 10 गुणा दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। ये 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार से बनती है। उम्मीद करूंगा बात को आप समझे होंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे प्रश्न का किस प्रकार से। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको सोचना विचारना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा। देखिए एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो मैंने क्या मान लिया, माना दहाई का अंक। ठीक है, माना दहाई का अंक। अब मैंने दहाई का अंक क्यों माना, इकाई का क्यों नहीं माना? क्योंकि साफ बोला प्रश्न में कि एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो दहाई के अंक से कम है, तो दहाई का अंक मैंने मान लिया। माना दहाई का अंक x है, अतः इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अतः इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3, क्योंकि जो दहाई का अंक है उसमें से 3 कम है आपका इकाई का अंक, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ
अतः संख्या क्या होगी, अतः संख्या जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, अतः संख्या क्या बनेगी। अब देखिए संख्या क्या होती है, संख्या होती है 10 गुणा दहाई का अंक जो कि है आपका x और प्लस इकाई का अंक यानी x माइनस 3, यानी कि 10x प्लस x माइनस 3 आपकी संख्या होगी, यानी 11x प्लस 3 आपकी क्या आ गई संख्या जो है, सॉरी माइनस 3 है, प्लस कैसे आ गया है, हाँ जी माइनस की 3, 11x माइनस 3 आपकी संख्या हो गई। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये चीज़ अपन ने निकाल ली क्योंकि दहाई का अंक अपने पास है, इकाई का है, और अपन जानते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या है वो किस प्रकार से बनती है, वो बनती है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो अपन ने संख्या निकाल ली। अब देखिए क्या है कि संख्या उसके अंकों के योग के 7 गुने से 3 अधिक है। जो संख्या है, संख्या क्या है आपके पास 11x माइनस 3, यानी 11x माइनस 3 जो है वो अपने अंकों के देखिए संख्या उसके अंकों के, उसके मतलब किसके, संख्या के खुद के अंकों के योग। ठीक है, अंक कौन कौन से हैं उसके, एक तो आपका दहाई का अंक तो है x और इकाई का अंक क्या है x माइनस 3 है, इनके योग के, तो x प्लस x माइनस 3 इनका ये योग हो गया, वही ये दहाई का अंक प्लस जोड़ दिया मैंने इसमें किया इकाई का अंक x माइनस 3 जोड़ दिया, इन अंकों के योग के 7 गुने इनका मैंने क्या कर दिया 7 गुणा कर दिया, और 7 गुणे से भी 3 अधिक है तो प्लस में मैंने क्या जोड़ दिया 3 भी जोड़ दिया। तो ये मेरा पूरा इक्वेशन बन के अब तैयार हो गया, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या बन गया 11x माइनस 3 इक्वल्स टू मेरे पास आ गया आपका 7x प्लस 7x माइनस 7 या 21 प्लस 3, ये मेरे पास बन के साथियों यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, ये आपको लिख सकते हैं अपन 11x माइनस 3 इक्वल्स टू 14x और माइनस का आपका माइनस का 21 है। ठीक है, तो माइनस का 21 और प्लस का 3 भी है तो प्लस का 3। अब x वाली संख्या एक तरफ रख लें अपन, और ये माइनस का 14x हो जाएगा इधर, ये माइनस का 21 है, प्लस का 3 और प्लस का 3, क्योंकि 3 ये भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3x बचा आपका, और यहाँ पे इधर कितना बचेगा देखिए 3 और 3 6, तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस से माइनस कटा x इक्वल्स टू 15/3 आया और x इक्वल्स टू आ जाएगा 5। ठीक है, सीधा सा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका x का मान आ गया 5। अतः संख्या अपने को पूछी क्या है, संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या इक्वल्स टू आ जाएगी, संख्या आपकी क्या बनी, संख्या बनी 11x माइनस 3, 11 गुणा x की जगह कितना 5 और माइनस 3, 11 पंजों कितने होते हैं 55 और माइनस 3 यानी 52 जो है वो आपकी संख्या हो जाएगी। जो संख्या अपने को पूछी थी 2 अंक की, ठीक है, तो वो संख्या आपकी क्या रहेगी 52 रहेगी, यही आपका आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से भी संख्या वाले प्रश्न बनते हैं आपके समीकरण में। तो 4 टाइप के टोटल प्रश्न हो गए, एक तो संख्या वाला, एक द्विघात समीकरण का, एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, और एक चर वाले रेखीकरण का एक चर वाले रैखिक समीकरण का, जिसको अपन सरल समीकरण भी बोलते हैं। तो ये प्रश्न बन सकते हैं, इससे बाहर जो है वो प्रश्न निश्चित तौर पे नहीं बनेगा समीकरण में। समीकरण में केवल यही 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं और यहीं से प्रश्न आते हैं। आरटेट 2011 जो था, ठीक है, आरटेट 2011 में आपका इसी टाइप का प्रश्न लैंग्वेज वाला प्रश्न आया था। 2015 रीट 2015 में भी इसी टाइप का जो प्रश्न है वो आया था। ये वाला प्रश्न ही नहीं आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही प्रश्न आया था, इसी टाइप का लैंग्वेज से, ठीक है, इक्वेशन बना करके प्रश्न आया था। जैसे उम्र एज वाले प्रश्न आ सकते हैं, आयु वाले, पिता की आयु इतनी थी, पुत्र की आयु इतनी होगी, तो एक जने की मान के अपन कर लेंगे, है ना। तो आरटेट 2011 रीट 2015 में इस प्रकार का प्रश्न आया भाषा वाला। द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है, गुणनखंड में जरूर आया है लेकिन ऐसे नहीं आया है। और 2 चर वाली रैखिक समीकरण का प्रश्न जो वो रीट 2018 में आया है। तो इस बार भाषा वाला प्रश्न आ सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, तो थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा। और द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न भी माफ़ी चाहूँगा आया हुआ है। कब आया है कि रीट 2011 या 15 में
था भाषा वाला प्रश्न, लेकिन बना कैसे, मतलब इक्वेशन जो बन गया था भाषा वाले प्रश्न से वो द्विघात समीकरण का बन गया था, तो मिक्स प्रश्न बन गया था वहाँ पे, है ना। तो ये टाइप है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा निश्चित तौर पे। और इस चैनल से आप जुड़ोगे और पढ़ोगे मैटर को तो रिग्रेट आपको बिल्कुल नहीं होगा कि अपना टाइम ख़राब हो गया। कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर आपको यहाँ पे मिलता है। बिल्कुल सटीक चीज़ें, बिल्कुल सही चीज़ें बिना एक पैसा लिए आपको सिखाई जाती हैं। कोचिंग्स में इन्हीं चीज़ों के ढेर सारे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं करते अपन। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको जस्ट पढ़ना है। 100% सिलेक्शन होगा, इस चीज़ की गारंटी है। बस आप पढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो प्रश्नों में तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। और कल वाले प्रश्नों में भी एक बच्चे को प्रॉब्लम थी शायद 10.3 की एक्सरसाइज में, है ना, 10.3 की एक्सरसाइज में, और प्रश्न नंबर चौथे में तीसरा प्रश्न उन्होंने बताया था कि ये प्रश्न सर कैसे होगा। तो चलिए एक बार उस प्रश्न को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, है ना। चलिए वो आपका प्रश्न था। आज का अपना टॉपिक वैसे क्लियर हो गया है, लेकिन ये प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ अभी, ये कल वाले प्रश्नों में किसी ने डाउट पूछा था, गुणनखंड वाले जो प्रैक्टिस के प्रश्न थे 8वीं क्लास की किताब से, तो उसमें से किसी को ये प्रश्न नहीं आया था कि 12xy है एक तो आपका, ठीक है, 12xy और गुणा में है 9x² माइनस 16y² और भाग आपका दिया हुआ है 4xy और 3x + 4y। बिल्कुल ईजी से आप प्रश्न देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12xy है। अब देखिए 3, यहाँ पे 9 को अपन 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो 3x का होल स्क्वायर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, पूरे को बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस में इसको मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बटा में आपका 4xy आपका 3x + 4y दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे xy से xy कटेगा, 4 तिये 12 बनेगा, ये कट गया, ठीक है। तो 3 बाहर बचा। अब यहाँ पे अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये तो a है, ये b है, यानी कि देखिए a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी a + b और a - b वाला होता है आपका। तो यहाँ पे a की जगह तो 3x है, तो 3x + 4y और मल्टीप्लाई में 3x - 4y आएगा, ठीक है। बटा में कितना आ जाएगा आपका 3x + 4y दिया हुआ है। 3x + 4y से 3x + 4y आपका कट जाएगा और बचेगा क्या, 3 × 3x - 4y, यानी कि आंसर बना आपका 9x - 4 तिये 12y। ये आपका आंसर जो है वो आएगा। या फिर इसको अपन 3x - 4y 3 कॉमन लेकर के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यही आपका जो है वो आंसर रहेगा। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, फिर भी प्रॉब्लम आई तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करवा दिया, ठीक है साथियों। तो ये समीकरण वाले प्रश्न थे, और ये एक प्रश्न जो आपके द्वारा पूछा गया उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नज़र आ गया। ये आपका 10.3 की प्रश्नावली में जो चौथा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा है, ठीक है। ये पूछा था, आपको बता दिया गया है। चलिए साथियों, कल वाले वीडियो में अपन मिलेंगे समीकरण के प्रश्नों के प्रैक्टिस के साथ, और 10-15 प्रश्न, उसमें 10 प्रश्न रखेंगे अपन उस वीडियो में। जो प्रश्न आपके रहेंगे, भाषा वाले प्रश्न भी उसमें होंगे, उसमें आपके द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न भी होंगे, रीट में आए हुए प्रश्न भी होंगे, और एक चर वाले रैखिक समीकरण से 2 चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न भी अपन उसमें रखेंगे, ठीक है। तो चारों टाइप के प्रश्नों के ऊपर अभ्यास किया जाएगा। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल से अगर अभी जुड़े हैं आप, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ़ायदा होगा निश्चित तौर पे। और नमस्कार साथियों, धन्यवाद।